पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह वॉटसन और क्लाइव मीर जाफर के साथ मिलकर नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध का षड्यंत्र रचते हैं और मीर जाफर को गद्दी का लालच देकर अपनी तरफ मिला लेते हैं। वहीं जब नवाब सिराजुद्दौला को इस धोखे का पता चलता है तो वह स्वयं मीर जाफर के महल में उससे मिलने जाता है। भूत मीर जाफर नवाब को झूठे वादे करके विश्वास दिलाता है कि वह कोई गद्दारी नहीं कर रहा, लेकिन ऐन मौके पर जब नवाब युद्ध जीत रहा होता है तो मीर जाफर अपनी सेना लेकर अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, जिससे मजबूरी में नवाब सिराजुद्दौला को मैदान छोड़कर मुर्शिदाबाद के लिए भागना पड़ता है। अब देखते हैं आगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। स्वागत है आप सभी का भारत में अंग्रेजी राज के 20वें एपिसोड में। ये धूर्त अंग्रेज कभी भी इतने साहसी नहीं थे कि वो भारतीय शासकों से आमने सामने की लड़ाई में लड़ सके। इसीलिए उनको मीर जाफर जैसे लोगों की हमेशा तलाश रहती थी ताकि वे राजकीय शासन में फूट डाल सके। वॉटसन और क्लाइव दोनों ही बड़ी चालाकी से नवाब के खिलाफ साजिशें रच रहे थे और अब तो मीर जाफर भी इनके जाल में फंस चुका था। क्लाइव ने अपनी सेना के साथ पास के एक गांव दादपुर में रात गुजारी। अगली सुबह क्लाइव ने मीर जाफर को अपने खेमे में बुलाया। मीर जाफर अपने बेटे मीरन को लेकर क्लाइव के खेमे में पहुंचता है। संभव है क्लाइव की ओर से मीर जाफर को दगा करने का डर रहा हो। क्लाइव के सामने पहुंचते ही मीर जाफर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। क्लाइव ने फौरन उसे गले लगाकर तीनों प्रांतों का सूबा कहकर सलाम किया। मीर जाफर संभला। क्लाइव ने उसे विश्वास दिलाया कि अंग्रेज धर्म समझकर अपने वादों को पूरा करेंगे। इसके बाद क्लाइव ने मीर जाफर को सिराजुद्दौला का पीछा करने की सलाह दी। मीर जाफर फौरन वहां से मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हुआ। इधर सिराजुद्दौला भी मुर्शिदाबाद पहुंच चुका था। अंग्रेजों से इस हार के बाद अब वह एक बार फिर से धन को पानी की तरह बहाकर अंग्रेजों के विरुद्ध फौज खड़ी करने की और किस्मत आजमाने का एक प्रयास जरूर करना चाहता था। अगले दिन सुबह मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुंच गया और उसके ठीक पीछे क्लाइव भी अपनी सेना के साथ मुर्शिदाबाद की ओर आ रहा था। लेकिन वह मुर्शिदाबाद न आकर उससे 6 मील पहले ही सैयदाबाद में फ्रांसीसी कोठी में ठहर गया। उसके वहां ठहरने की वजह यह थी कि एकाएक नवाब को हराने के बाद मुर्शिदाबाद में घुसने में क्लाइव को मुर्शिदाबाद की जनता से डर लग रहा था। 29 तारीख को मीर जाफर से समय निश्चित करके 200 गोरे और 500 हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के शहर में प्रवेश किया। कुछ दिनों के बाद क्लाइव ने पार्लियामेंट की कमेटी के सामने गवाही देते हुए जो कहा, उससे मुर्शिदाबाद के लोगों के प्रति उसका डर साफ नजर आता है। नगर के लोग जो उस अवसर पर तमाशा देख रहे थे, कई लाख अवश्य रहे होंगे और यदि वे चाहते तो लकड़ियों और पत्थरों से हम यूरोपियन लोगों को वही खत्म कर सकते थे। अब यह अनुमान करना निरर्थक है कि यदि मुर्शिदाबाद के नागरिक उस समय ऐसा कर बैठते तो भारत के बाद के इतिहास ने किस ओर पलटी खाई होती। इसमें संदेह नहीं कि उस समय क्लाइव ने नवाब मीर जाफर के एक पक्ष समर्थक की हैसियत से मुर्शिदाबाद में प्रवेश किया। यदि नगर निवासियों को उस समय क्लाइव के वास्तविक रूप का पता होता, यदि उन्हें मालूम होता कि क्लाइव और उसके साथी इन चालों से अंदर ही अंदर भारत की आजादी छीनने की कोशिशों में लगे हैं, तो संभव है नगरवासियों का व्यवहार क्लाइव के साथ कुछ दूसरा ही होता। लेकिन अभी तो विश्वासघातक मीर जाफर की आंखें खुलने में भी देर थी। मुर्शिदाबाद की उस समय की हालत के बारे में क्लाइव लिखता है, मुर्शिदाबाद का शहर उतना ही लंबा, चौड़ा, आबाद और धनवान है जितना कि लंदन शहर। फर्क इतना है कि लंदन के धनाढ्य से धनाढ्य मनुष्य के पास जितनी संपत्ति हो सकती है, उससे बेइंतहा ज्यादा संपत्ति मुर्शिदाबाद में अनेक के पास मौजूद है। 29 तारीख का तीसरा पहर मीर जाफर के गद्दी पर बिठाए जाने के लिए तय था।
मालूम होता है कि उसकी आत्मा भीतर से अशांत थी। ऐन मौके पर उसने सिराजुद्दौला की गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। क्लाइव को उसका हाथ पकड़कर नवाब की गद्दी पर बैठाना पड़ा। पहले क्लाइव ने नए नवाब के सामने आकर सलामी दी और फिर बाकी दरबारियों ने एक एक करके सलामियां दी। कंपनी और उनके मददगारों के लिए अब मुर्शिदाबाद के खजाने से अपनी अपनी जेबें भरने का समय आ गया। खजाने की जांच पड़ताल के लिए एक दिन तय किया गया। क्लाइव और उसके साथियों ने जब देखा कि उन्होंने मुर्शिदाबाद के खजाने की जो हालत सुन रखी थी अब वह नहीं थी, तो वह इस बात पर राजी हो गए कि मीर जाफर ने जितना धन उन्हें देने का वादा किया था उसका आधा वह फौरन अदा कर दे और आधा 3 साल के अंदर 3 किस्तों में दे दे। क्लाइव का परम मित्र अंग्रेज इतिहास लेखक ऑर्म लिखता है, 6 जुलाई सन 1757 ईस्वी तक कलकत्ता की अंग्रेज कमेटी के पास चांदी के सिक्कों में 72,71,666 रुपए पहुंच गए। यह खजाना 700 संदूकों में भरकर 100 किश्तियों पर लादा गया। सैनिकों की निगरानी में यह किश्तियां वहां से अंग्रेजी जंगी जहाजों की तमाम किश्तियां और अन्य किश्तियों को साथ लेकर झंडे फहराते हुए और विजय का बाजा बजाते हुए आगे बढ़ी। इससे पहले कभी भी अंग्रेजी कौम को एक साथ इतना अधिक नगद धन कभी नहीं मिला था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे इस धन के बंटवारे के समय छोटे से छोटे अंग्रेज अफसर को कम से कम 45,000 रुपए दिए गए, लेकिन अपने हिंदुस्तानी मददगारों के साथ क्लाइव और उसके साथियों ने एक बार फिर दगा की। इस तमाम साजिश में शुरुआत से अंत तक मुख्य हिस्सा अमीचंद का था।